हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम गाइस। आज जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ ये एक ना केवल आपका क्लैट एग्जाम में हेल्प करेगा बल्कि आपको स्लैट के अंदर, एमएच सेट के अंदर या फिर आप कोई भी रीजनल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर आपके लिए एक फॉर्मिडेबल बेस बनाएगा विद रिगार्ड टू लॉ। सो ये जो सीरीज है ये लॉ बेसिक सीरीज है। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द अदर टॉपिक टेस्ट दैट वी आर टेकिंग। दिस इज बेसिकली द सीरीज इन विच आपकी लॉ की फंडामेंटल नॉलेज को शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, टॉट्स है, आपका क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि उसकी जो बेसिक से लेकर एडवांस क्लासेस हैं, जो खासकर स्टैटिक लॉ है, वो आपको पूरी तरीके से यूट्यूब के ऊपर मिल जाए। ऐसा जब आप इन क्लासेस को अटेम्प्ट करते हैं तब, या इसको व्यू करते हैं, वॉच करते हैं, इससे रिलेटेड केस लॉस को देखते हैं, तब आप क्लैट के अंदर जो आने वाले एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि अब जो पूरा लीगल रीजनिंग आता है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है, आप उसको आराम से टॉपिक टेस्ट को हमारे जेनिथ प्रोग्राम में आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चाहे आप टेस्ट सीरीज के अंदर कर रहे हैं, जब आप 1-to-1 मेंटरिंग के अंदर भी आ रहे हैं, तब भी आपके जो बेसिक्स होंगे वो ऑलरेडी डन होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पीनल कोड के साथ। एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बाद मैंने मेजरली आईपीसी के एक्ट को ही उठाया है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजर प्रोविजन से आते हैं। जैसे आपका डायरेक्ट आपका क्रुएलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं इस बार के पेपर के अंदर आई हैं कि ये क्रुएलिटी है, तो एक सेंस बनता है कि हम लोग डायरेक्ट एक्ट्स को करना स्टार्ट करें, राइट। सो लॉ बेसिक सीरीज है, आज क्रिमिनल लॉ की क्लास 1 है। मेरा नाम रोहित है और मैंने क्लैट 2023 को भी क्लियर किया है विद रैंक 1272। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, क्राइम का मतलब है यानी एक्ट और ओमिशन जो कि लॉ पनिश करता है। ये ऑस्टिन है, ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन कौन है? जैसे हमारे फील्ड के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर कुछ बहुत दिग्गज हो जाते हैं, वैसे ही जैसे मान लो महेंद्र सिंह धोनी है क्रिकेट के, वैसे ही लॉ के अंदर जो बहुत बड़े दिग्गज हो जाते हैं उन्हें जूरिस्ट कहते हैं, या जूरिस्ट यानी कि जो लॉ के ऊपर काम करके प्रोफेसर से ऊपर लेवल पे चले जाते हैं, तो जूरिस्ट होते हैं। तो ऑस्टिन भी एक ऐसे जूरिस्ट हैं, ब्लैकस्टोन भी वैसे ही हैं, स्टीफन भी वैसे ही हैं, right? So it must be done in violation of law or should be opposed to the moral sentiments of the society। इन्होंने लॉ को इस तरीके से बताया। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कमिटेड और ओमिटेड किया जाता है इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, आइदर फॉरबिडिंग इट और कमांडिंग इट। एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे लॉ कहता है चंडीगढ़ के अंदर कि 60 किलोमीटर से ऊपर पे आपको गाड़ी नहीं चलानी है, तो अगर आप 60 किलोमीटर से ऊपर पे गाड़ी चला देते हैं तो यानी कि वो फॉरबिडन चीज़ को आप वायलेट कर रहे हैं, तो आपको चलान जो है घर पर आ जाता है। तो ये एक उदाहरण है उसका। नेक्स्ट, जैसे कि आप अपनी स्पीच एक्सरसाइज कर सकते हैं। लॉ ने आपको ये पावर दे रखी है कि आप अपनी स्पीच को एक्सरसाइज कीजिए, परंतु अगर आप अपनी स्पीच से किसी को हर्ट करते हैं, अगर आप अपनी स्पीच से किसी को डिफेम करते हैं, तो डिफेमेशन का चार्ज सेक्शन 499 आईपीसी आपके ऊपर लग जाएगा और आपको सजा हो सकता है, आपको फाइन देना पड़ सकता है। सो इसके अंदर आगे बढ़ते हुए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जो है वो है मेंस रिया, एक्टस रियस, इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज, इनोसेंस, मिस्टेक। ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। आइए इनके ऊपर एक बार हम नजर डालते हैं। सो मेंस रिया क्या है? मेंस रिया एक एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को तब तक घोषित नहीं कर सकते क्रिमिनल जब तक उसका इंटेंशन गिल्टी ना हो। ये एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट था क्रिमिनल लॉ का, जो कि अब लेटली ऐसा हो गया है कि मेंस रिया कई केसेस में जरूरी नहीं होता, बट मेजरली एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी क्राइम का। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कि आप कारपेंटर थे और आपको बोला गया कि आप इस पेड़ को काट दीजिए प्लीज ऊपर चढ़ के, इसकी डाली जो है वो स्कूल के अंदर आ रही है। आप ऊपर चढ़े, आपने उससे कुल्हाड़ी से या अपनी सीसॉ से आपने उसको काटना स्टार्ट किया, बट बाय मिस्टेक that seesaw, that axe fell on the child who was playing just उस पेड़ के नीचे। उस चाइल्ड की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। क्या आप यहाँ पर लाइबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिकॉज उसका रीजन है कि वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, राइट। इसमें मेंस रिया नहीं है, उसमें गिल्टी माइंड नहीं है। तो मेंस रिया का मतलब अगर हम शॉर्ट में देखें तो गिल्टी माइंड है, और बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जहाँ पर गिल्टी माइंड चाहिए होता है अगर आपको कन्विक्ट करना है तो। सो यहाँ पर ये जो इसकी मैक्सिम है इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्री, यानी कि बहुत पुरानी मैक्सिम है और ये पेपर के अंदर भी डायरेक्ट आ सकती है कि एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस आर सो। तो एक्ट तो गिल्टी हुआ, जैसे मैंने आपको कारपेंटर वाला एग्जाम्पल बताया कि वो उसके ऊपर वो गिरा बच्चे के ऊपर और बच्चे की डेथ हो गई, परंतु क्या उसका इंटेंशन गिल्टी था? क्या वो बच्चे को मारने के लिए आया था? ऐसा तो नहीं था बिल्कुल भी। सो इस केस में उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी।
तो एक्ट हैज टू बी पनिशेबल मस्ट हैव बीन डन विद क्रिमिनल इंटेंशन एंड इट मस्ट बी अ वॉलंटरी एक्ट। तो ये फ्लावर वर्सेस पेटजिट का केस है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप पढ़ सकते हैं खुद, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। तो इसके अंदर बहुत आराम से लिखा गया कि स्टैच्यू जहां पर रूल आउट कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ मेंस रिया, वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी। वहां पे मान लेते हैं वो क्राइम है अपने आप में। लेटेस्ट से आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, ठीक है, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इंटेंशन से तेज चला रहे हैं या फिर बिना इंटेंशन के तेज चला रहे हैं। अगर स्टैट्यूट में लिखता है भाई गाड़ी तेज चलाना अपने आप में ही एक ऑफेंस है, वहां पे क्रिमिनल आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, आपने गाड़ी तेज चलाई आपको चलाना आएगा। इसमें मेंस रिया बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। तो ऑफेंडर विल बी लायबल फॉर दिस एक्ट इवन इफ ही हैज नो इंटेंशन और कल्पेबिलिटी ऑफ नॉलेज इफ द स्टैट्यूटरी, जो आपकी स्टैट्यूटरी ऑफेंस उसे बना दिया गया, स्टैट्यूटरी यानी लॉ द्वारा घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो कौन कौन से केसेस में मेंस रिया नहीं चाहिए होता, हमने बोला कि बाकी सारे ऑलमोस्ट केसेस में चाहिए होता है मेंस रिया, गिल्टी माइंड चाहिए आपको एक एक्ट के लिए, बट कौन से केसेस में नहीं चाहिए। केसेस नॉट क्रिमिनल इन एनी रियल सेंस, ठीक है, जहां पर केसेस जो है क्रिमिनल रियल सेंस में क्रिमिनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्ट्स के अंदर जो है टैक्स की इवेजन की आपने, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड आपने गड्ढा खोद दिया सड़क के ऊपर, आपसे आके म्यूनसिपैलिटी वाले या फिर सरकार वाले ये नहीं पूछेंगे आपने क्यों खोदा, आपकी इंटेंशन क्या थी, आपने खोदा, उससे पब्लिक को न्यूसेंस हुई, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। तो केसेस क्रिमिनल इन फॉर्म बट विच आर रियली ओनली अ समरी मोड ऑफ एनफोर्सिंग अ सिविल राइट, ये शेरस वर्सेस डेरडसन के अंदर बोला गया, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट जो इसके अंदर केस लॉज को देख लेते हैं, हमने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज को देख लिया है, क्वीन वर्सेस टॉल्सन को देख लेते हैं। तो एक कोर्ट का जनरल रूल है कि देयर मस्ट बी ए गिल्टी माइंड, बट अगर स्टैच्यू यानी जिसे हमने किया अभी लॉ ने अगर घोषित कर दिया है ना कि ये क्राइम, अगर आपने ये एक्ट किया तो आप क्रिमिनल हैं, तो वेदर देयर इज इंटेंशन टू ब्रेक द लॉ और नॉट यू विल बी हेल्ड एज क्रिमिनल, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कम्स एक्टस रियस। सो एक्टस रियस का मतलब ये है जो एक क्रिमिनल एक्ट है, एक्ट नॉट द माइंड, एक्ट। सो फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को शूट डेड किया, ठीक है, वो जो शूट डेड करने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपका एक्टस रियस है, यानी कि गिल्टी एक्ट। अच्छा मान लेते हैं आप एक पुलिस ऑफिसर है और आप एनकाउंटर कर रहे थे उस पर्सन का, वो भाग रहा था, तो क्या उसमें गिल्टी माइंड था? नहीं था। तो क्या आपको उसमें डिफेंस मिलेगा? मिलेगा, बिकॉज आप तो एनकाउंटर कर रहे हैं, आप तो पुलिस वाले हैं। लेकिन क्या वो एक्ट गिल्टी है? मतलब जैसे कि वो एक्ट अपने आप में, उसमें क्या आपने शूट डेड किया? ऑब्वियसली किया है, बट उसमें मेंस रिया नहीं है। तो एक्टस रियस मेंस रिया के साथ जब मिलता है तब मेजरली क्राइम्स तभी बनते हैं, राइट। अब आता है इसमें एक और चीज, इंटेंशन। तो इंटेंशन जो है, इंटेंशन एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मान लेते हैं आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, रुस्तम पिक्चर के अंदर जैसे आपने देखा होगा, तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है कि आप मर्डर करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू में कहा कि मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन। नेक्स्ट आता है आपका नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस का मतलब है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन। अगर आप नेग्लिजेंट एक्ट मान लो आप कर रहे हैं, तो नेग्लिजेंट एक्ट क्या है? आपसे बोलते हैं ना आप नेग्लिजेंट है अपने काम में, तो नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं बरता। सो फॉर एग्जाम्पल लेटर से आप टैक्सी ड्राइवर हैं, और जिससे मैं शिमला में रहता हूँ, आपके बच्चे हैं बहुत सारे, आप उनको स्कूल छोड़ते हैं, आपने उनको लेके जाना है और आपने टैक्सी ड्राइवर के तौर पर आपने हैंड ब्रेक नहीं खींची उनको ले जाते वक्त, या आपने उनको वैसे ही गाड़ी को न्यूट्रल पे रख दिया, तो गाड़ी नीचे जाएगी और वो गाड़ी क्रैश हो जाएगी, बच्चों की डेथ हो सकती है। ऐसा हो गया तो यहाँ पे आपकी तरफ से एक नेग्लिजेंट एक्ट है, बिकॉज जब हम हिली एरियाज में ड्राइव करते हैं तो आपको हैंड ब्रेक खींचना पड़ता है सो दैट द कार डज नॉट रोल डाउन और रोल बैकवर्ड्स। सो दिस इज अ नेग्लिजेंट एक्ट। नेक्स्ट आता है आपका मिस्टेक। सो मिस्टेक का मतलब है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस अंडर द क्रिमिनल लॉ, और इट इज नॉट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज आर्ट, तो फर्ल्स नहीं है ये, जूरिस है, नॉन एक्सक्यूज आर्ट, ठीक है। मोटिव आता है। मोटिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने फाइनल कन्विक्शंस करनी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके इंटेंशन से देखा जाता है, कई बार आपके मोटिव से देखा जाता है, कई बार आपके काम पूरे एक, जिसे कहते हैं पूरा एक रवैया जो रहा है आपका, पूरा कंडक्ट है, उससे देखा जाता है। तो इंटेंशन के मामले में जब आप जाते हैं तो मोटिव एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। So I hope this much is clear. Now we come directly to the sections of IPC. So punishment of offences committed within India. So every person means citizen, non-citizen both. जो words हैं क्लैट एग्जाम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि जो हमने टॉपिक टेस्ट डिजाइन किए हैं उसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन पर्सन पे होगा, एक क्वेश्चन सिटीजन पे होगा, एक क्वेश्चन नॉन सिटीजन पे होगा। मान लेते हैं यही सेक्शन आपका सीधा पेपर में आ जाता है, तो आप पर्सन में वो पूछेंगे क्या, वेदर फॉरनर इज लाइबल और नॉट। यस, ही इज लाइबल बिकॉज एवरी पर्सन मीन्स एवरी पर्सन। लेकिन अगर यहाँ पे ही एवरी सिटीजन होता तो फिर शायद वो लाइबल नहीं होता। ठीक है, सो एवरी पर्सन शैल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ फॉर विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ द कोड। तो यहां पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के ऊपर आपकी एक्सटेंशन चलेगी, यानी आईपीसी देश के अंदर भी लागू होता है, देश के बाहर भी लागू होता है। कौन से केसेस में लागू होता है? अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है और वो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी यहां पे उसने क्राइम किया या बाहर जाके क्राइम किया। तो इसका एक मुख्य उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। आपने शादी की यहां पर और अब आप एनआरआई बन के बाहर चले गए, आपने वहां पर दूसरी शादी कर ली। क्या भारत में 2 शादियां करना अपराध है? मतलब हिंदू मेन के लिए है या फिर क्रिश्चियन मेन के लिए है, तो है, अपराध है। तो आपने वो शादी जो है वहां पर जाके फिर से कर ली। जब आप वापस भारत आते हैं तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है बाइगैमी के लिए। हो सकता है कनाडा के लॉ में 2 शादियां अलाउड हो, कनाडा आपको प्रोसिक्यूट ना करें, परंतु जब भी आप अपना पासपोर्ट लेके भारत में आएंगे, भारत आपको बाइगैमी लॉज के अंदर प्रोसिक्यूट कर सकता है। अगेन, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेन एवर इट मे बी। देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं इसमें। जब हम किसी शिप और एयरक्राफ्ट के ऊपर होते हैं जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो वो भारत की प्रॉपर्टी माना जाता है। लॉ के अंदर आप इतना समझ सकते हैं, आप इतना डीम कर सकते हैं, वो भारत की प्रॉपर्टी है। अगर आप भारत की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्राइम कर रहे हैं, राइट, सो लेट अस से प्लेन इज ट्रैवलिंग ऑन हाई सीज, ऊपर से जा रहा है, या फिर शिप इज ट्रैवलिंग ऑन हाई सीज, आपने क्राइम किया, ऐसा माना जाएगा आपने इंडिया के अंदर क्राइम किया है। सो एनी पर्सन, इसमें देखिए एनी पर्सन है, राइट, एनी पर्सन इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस। अगर आपने कंप्यूटर रिसोर्स भारत की टारगेट किया, अमेरिका में बैठे हैं आप, अमेरिकन सिटीजन है, पर भारत की कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, अगेन आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रोविजन है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर आएगा, सर पहले जो लास्ट वाले 2 हैं उनमें पर्सन है, फर्स्ट वाले में सिटीजन है। सो बिल्कुल फर्स्ट वाले में सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, उसका रीजन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो है या जो पर्सन है वो तभी लायबल होगा विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अगर उसने कोई इंडिया के हिसाब से ऑफेंस किया होगा और वो सिटीजन है। लेटेस्ट से कोई अमेरिकन सिटीजन है, उसने 2 शादियां कर ली, तो इंडिया का क्या उसमें रोल है? अगर अमेरिका का बंदा जो है वो कैलिफोर्निया में उसने एक शादी कर ली, टेक्सास में उसने एक शादी कर ली, तो इंडिया का तो कोई रोल नहीं हुआ ना उसके अंदर। हाँ, लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आके अपराध करके गया है, इंडिया में एक शादी कर रखी है, बाहर जाके एक और शादी की, तो फिर वो लायबल हो जाएगा। ऑफेंस का मतलब एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, और कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब क्लॉज के सेक्शन 1-2 के अंदर जो आईटी एक्ट के अंदर आता है वही है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, आईपीसी के अंदर डायरेक्ट इलस्ट्रेशन ही दिया हुआ है। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आता है। प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो सेक्शन 8 के अंदर अगर कहीं पे भी आईपीसी में आपको उसका पैसेज आ जाए ही, तो ही का मतलब बोथ है, मेल फीमेल बोथ। नेक्स्ट आ जाता है अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सिंगुलर मतलब का मतलब प्लूरल भी होता है। सो मतलब ही है, ही के अंदर और 2-3 लोग हैं, तो उसका मतलब प्लूरल भी है। नेक्स्ट एक और चीज आती है इसके अंदर, मैन का मतलब आईपीसी के अंदर है मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, वुमेन का मतलब है फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। सो 10 years, 20 years, 30 years, 80 years, 110 years, 90 years, लाइक दैट। पर्सन का मतलब है इंक्लूड करता है इसके अंदर डीम्ड पर्संस जो होते हैं। सो फॉर एग्जांपल कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप जो कि रजिस्टर्ड है। बेसिकली ये पर्संस तो नहीं है, कंपनी इज नॉट अ पर्सन इन द पर्सनल सेंस। जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ रोहित शर्मा इज अ पर्सन, लेटेस्ट से क्लास में कोई पूजा है वो सुन रही है, वो पर्सन है। रोहन है कोई सुन रहा है, वो पर्सन है। दे आर पर्सन्स। बट पर्सन जो यहां पर है, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, तो यहां पर इनको पर्सन की संज्ञा दे दी गई है आईपीसी के अंदर। तो आईपीसी में पर्सन का मतलब ह्यूमन पर्सन्स भी है और आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी है। क्या पर्सन का मतलब एनिमल्स है? नहीं है, एनिमल्स आईपीसी के अंदर नहीं है, पर्सन की डेफिनेशन में नहीं है। पब्लिक का मतलब है एनी क्लास, पब्लिक और एनी कम्युनिटी।
सर्वेंट का मतलब है जो एक ऑफिसर है गवर्नमेंट का, सर्वेंट है गवर्नमेंट का, जिसे अपॉइंट गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, जिसे बर्खास्त करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है, या किसी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। इंडिया का मतलब है टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो है जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर आता है। पहले जो आईपीसी आपका डील होता था, वो जो जम्मू कश्मीर में चलता था आपका कोड, वो चलता था रणबीर पीनल कोड। अब जो है ये बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट, आपका इंडिया के अंदर ही जम्मू कश्मीर आता है। तो अब जैसे एक्सक्लूडिंग लिखा है डायरेक्ट आईपीसी से मैंने इन सेक्शंस को लिया था, बट अब ये इंक्लूडिंग है, राइट। अब जज का मतलब क्या है आईपीसी के अंदर? तो जज का मतलब है डिनोट्स एनी और ओनली पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, डेफिनेटिव जजमेंट जो दे पाए, जजमेंट जो अपील, अगर अपील नहीं हुई तो डेफिनेटिव होगी, तो वो पर्सन, वो अथॉरिटी जो है उसको जज का दर्जा दिया जाता है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके अंदर हम आइए इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं। कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट इज अ जज। मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज, जहां पर वो फाइन या इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, वो जज है। मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ जज। मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज टू कमिट ट्रायल, यहां पे देगा विच हैव ओनली पावर टू कमिट फॉर ट्रायल, यानी आप ट्रायल के लिए भेज सकते हैं पर आप डेफिनेटिव जजमेंट नहीं दे सकते, तो वो जज नहीं है। क्योंकि जज का मतलब है डेफिनेटिव आप जजमेंट दे रहे हैं लॉ को देखकर, डिस्क्रिप्शन लगाकर, तो वो यहां पर आता है। सेक्शन 20 को हम देखते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जहां पर एक जज बैठा है, एम्पावर्ड बाय लॉ है टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी, जहां पर वो जज या जस्टिस एक्ट कर रहा है जुडिशियली। ठीक है, नाउ हम इसके अंदर जो हमारी क्लास है ये वाली, इसके अंदर हम लास्ट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं जो हम सेक्शन 21 की करेंगे। इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम सेक्शन 22 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट का मतलब है एनी पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो ये लोग जो है पब्लिक सर्वेंट है फॉर आईपीसी। नंबर 1 है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर, अगर मिलिट्री के अंदर आप कमीशन्ड ऑफिसर हैं तो आप पब्लिक सर्वेंट हैं। एवरी जज, ठीक है, जो एम्पावर्ड बाय लॉ है टू डिस्चार्ज एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, वो है इसके अंदर। नेक्स्ट जो आता है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो मान लेते हैं ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और कोई मान लेते हैं कोर्ट का कोई काम कर रहा है, वो भी इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट आ जाता है एवरी ज्यूरी मैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जो कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं वो भी जज, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। एवरी आर्बिट्रेटर, जिसे कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो वो भी इसके अंदर आपके पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड है जो कन्फाइनमेंट में रख सकता है किसी पर्सन को, सो फॉर एग्जांपल आपके एसएचओ हैं, वो कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, अगले दिन पेश करते हैं, तो एसएचओ जो हैं फिर इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट जिसकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट और ऑफेंस, या उसकी ऑफेंस के बारे में बताना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, यानी पूरी की पूरी पब्लिक सर्विस जो है वो आ गई है इसके अंदर, पुलिस सर्विस जो है इसके अंदर आ गई है। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस को रखना, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। 9th आता है इसके अंदर एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है टू रिसीव और एक्सपेंड मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पूरा पूरा आपका जो महकमे पब्लिक डिपार्टमेंट के हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। रेवेन्यू प्रोसेस करना, पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो वो सारे के सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है टू रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, एनी सर्वे और असेसमेंट, टू लेवी एनी रेट ऑफ टैक्स फॉर सेक्युलर कॉमन पर्पस, तो जो टैक्सेशन के पर्पस में आते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। एनी ऑफिसर हु बाय वर्च्यू ही इज एम्पावर्ड टू पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एनी इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो आपकी जन संख्या, जो आपका जनगणना होती है, उसके बाद आपका इलेक्टोरल रोल लिया जाता है वहां पर। ठीक है, तो जनगणना तो खैर सेंसस हो गया, बट जब आपका मतदाता का रोल लिया जाता है, जहां पर आपका नाम आता है कि आप इस वार्ड में रहते हैं, इस जगह में आपका घर है और आप यहां वोट कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। 12th जो है एवरी पर्सन जो कि इन द सर्विस ऑफ द पे ऑफ द गवर्नमेंट है और कमीशन जो काम कर रहा है, या एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ लोकल पे अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन, तो वो जो है वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। एक्सेप्शंस, इसकी एक्सप्लेनेशंस और इसके एक्सप्लेनेशन में और सेक्शन के अंदर आती है बात कि पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट्स, और अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट का रोल कर रहा है तो उसके लीगल डिफेक्ट, यानी अगर उसकी अपॉइंटमेंट ढंग से नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट ही डीम किया जाएगा।
और आई थिंक एक्सप्लेनेशन तो बहुत सिंपल है। ये 3 वाली इलेक्शन का मतलब है लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी, जहां पर सिलेक्शन किया जाता है पर्सन्स का ऑन इलेक्शन बेसिस। सेक्शन 22 को हम एक बार और कर लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है एनी प्रॉपर्टी जो कि एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। सो मान लेते हैं आपकी कार है तो कार आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, आपके गहने हैं तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपके कोई मनी है, मनी सॉरी, आपके कोई ऐसे गुड्स हैं तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो सेक्शन 22 है यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ विजिट करूंगा, आई विल रिवाइज, आई विल विजिट 2 सेक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, काउंटरफीट प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिटरी जेल क्या होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, डेथ की पनिशमेंट कैसे दी जाती है। सो अगर आप इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब में जाकर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड टॉपिक टेस्ट को करना चाहते हैं तो आप जेनिथ प्रोग्राम में जाकर आप उन टॉपिक टेस्ट को भी कर सकते हैं। देयर आर अराउंड 1000 टॉपिक टेस्ट। सो अगर आप टॉपिक टेस्ट को करके जा रहे हैं तो क्लैट में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज रोहित विशिंग यू अ वेरी गुड डे। बाय बाय।